सभी कहते थे समय की बात है। बढ़ती जन्म दर, बड़े पैमाने पर प्रवास, सांस्कृतिक कब्जा पहले से चल रहा था। पश्चिम झुकेगा, यूरोप झुकेगा, इस्लाम भविष्य विरासत मिलेगा। वह कहानी अब टूट रही है, धीरे नहीं, सैद्धांतिक नहीं। अभी सरकारी आंकड़ों में, प्रवास फाइलों में, सर्वेक्षणों में, धर्म के हृदय भूमि में संगीत दो दीवारें खड़ी हो गईं। एक पश्चिम में, एक मुस्लिम जगत में, और अजेय शक्ति उन दोनों से टकरा गई। यूरोप से शुरू करें, क्योंकि नीति उलटफेर वहां नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। स्वीडन में यह मोड़ सबसे तेज है, जो कभी खुद को मानवीय महाशक्ति कहता था। 2015 में यूरोपीय प्रवास संकट के चरम पर स्वीडन ने एक वर्ष में 16,870 शरण आवेदन ली। रिकॉर्ड शुरू होने के बाद सबसे बड़ा सालाना आंकड़ा। कल्याण व्यवस्था दबाव में, एकीकरण रुका। गिरोह हिंसा और अलग बस्तियों की चिंताएं राष्ट्रीय बहस में फूट पड़ीं, जो पहले बहुत संवेदनशील मानी जाती थीं। वर्षों तक स्वीडिश प्रतिष्ठान ने प्रवास मॉडल की आलोचना को लगभग वर्जित माना। एकीकरण, समानांतर समुदायों या कल्याण राज्य की दीर्घकालिक लागत पर सवाल उठाने वालों को उग्रवादी कहा जाता था। फिर आंकड़े आगे बढ़े। स्टॉकहोम, माल्मो और गोथेनबर्ग की बस्ती दर बस्ती विदेशी मूल की आबादी में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से दोगुनी तिगुनी हो गई। जहां पुलिस ने संवेदनशील इलाके घोषित करने शुरू किए और हिंसा बढ़कर स्वीडन जैसे देश में यूरोप में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक बंदूक हत्याएं दर्ज हुईं। कुछ बदलना ही था। 2022 तक टिड समझौते ने सब बदल दिया। दक्षिणपंथी गठबंधन, जिसे स्वीडन डेमोक्रेट्स का समर्थन मिला, वही पार्टी जो 2 दशक तक अछूती रही, बैठकर ऐसा फैसला किया जो 10 साल पहले अकल्पनीय था। उन्होंने शरण अधिकारों को यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय कानून के न्यूनतम स्तर तक घटाने का फैसला किया। मिशन खुलकर कहा गया, स्वीडन को नए आगंतुकों के लिए अनाकर्षक बनाना। यह कामयाब रहा। 2024 में प्रारंभिक शरण आवेदन घटकर 90% रह गए, पिछले वर्ष से 23% कम और 1980 के दशक के मध्य के बाद सबसे निचला स्तर। 2025 में आंकड़ा और घटकर 86 हो गया, लेकिन संख्याएं आधी कहानी ही बताती हैं। उनके पीछे का कानूनी ढांचा असली बदलाव दिखाता है। मार्च 2025 से लागू नियम ने ईबीओ प्रणाली खत्म की, जिसमें शरणार्थी खुद आवास चुन सकते थे। अधिकारियों ने कहा, इससे अलग समानांतर समाज बनते थे। अब वित्तीय सहायता राज्य संचालित केंद्रों में रहने पर ही मिलेगी। अस्वीकृत आवेदकों पर पुनः प्रवेश प्रतिबंध 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अस्वीकृत शरणार्थियों को चुपचाप कार्य परमिट में बदलने का रास्ता अप्रैल 2025 से बंद कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाला कदम प्रत्यावर्तन अनुदान। स्वीडिश सरकार ने इसे प्रति व्यक्ति 35,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब $88,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव 2026 से लागू करने के लिए दिया, जबकि पुरानी व्यवस्था में प्रति वयस्क केवल 6,000 क्रोनर थे। 35 गुना वृद्धि। गणित सरल है। स्वीडन अब बड़े चेक लिखने को तैयार है ताकि प्रवासी स्वेच्छा से चले जाएं, बजाय अगले 40 वर्ष एकीकरण संघर्ष लड़ने के। यह 2015 का स्वीडन नहीं रहा, लेकिन स्वीडन केवल शुरुआत है, क्योंकि डेनमार्क यूरोप में सबसे आगे निकल चुका है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और सोशल डेमोक्रेट्स के नेतृत्व में डेनमार्क ने शून्य शरणार्थी नीति अपनाई, जिसका सरकार खुद वर्णन करती है। आंकड़े भाषा की पुष्टि करते हैं। 2024 में डेनमार्क ने केवल 864 लोगों को शरण दी, 40 वर्षों में सबसे कम, सिवाय 2020 के, जब कोविड बंदिशों ने सीमाएं सील कर दी थीं। ब्रिटिश गृह कार्यालय के अनुसार डेनमार्क की नीतियों ने शरण दावों को 40 वर्ष के निचले स्तर पर ला दिया और अस्वीकृत दावों के 95% लोगों को हटा दिया। 2024 में 10,000 लोगों पर 4 शरण दावे। ब्रिटेन में यह आंकड़ा 16 था। निवारण काम कर रहा है और स्कैंडिनेविया बाहर कोई नहीं समझता कि यह केंद्र वाम सरकार द्वारा किया जा रहा है, सोशल डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री द्वारा। वही राजनीतिक परंपरा जिसने डेनिश कल्याण राज्य बनाया, अब यूरोपीय संघ में सबसे सख्त प्रवास व्यवस्था का वास्तुकार है। फ्रेडरिक्सन का तर्क साक्षात्कार दर साक्षात्कार सीधा है। डेनिश कल्याण मॉडल, वे कहती हैं, अनियंत्रित प्रवास से बच नहीं सकता। असफल एकीकरण की सबसे बड़ी कीमत गरीब चुकाते हैं। अभिभूत स्कूल, गिरोह हिंसा, ऐसे इलाके जहां राज्य सत्ता गौण हो जाती है। मिड 2025 में न्यूज़वीक को उनके शब्दों में, डेनमार्क में आकर बलात्कार करना और रहना मानव अधिकार नहीं है,
यह 2025 में नॉर्डिक सामाजिक लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, लेकिन फ्रेडरिक्सन का ढांचा बयानबाजी से गहरा है। यह डेनिश प्रणाली द्वारा अस्थायीता सिद्धांत पर टिका है। डेनिश कानून में शरणार्थी दर्जा अब स्थायी बसाव का मार्ग नहीं माना जाता। यह डिजाइन से अस्थायी, समीक्षाधीन और रद्द करने योग्य है। मूल देश की परिस्थितियां सुरक्षित मानी जाने पर वर्षों से रहने वाले, भाषा सीख चुके और जीवन बसाए लोगों से भी निवास वापस लिया जा सकता है। सबसे स्पष्ट उदाहरण सीरिया का आया। दिसंबर 2024 में बशर अल असद के पतन के बाद डेनमार्क ने दमिश्क और होम्स जैसे सुरक्षित क्षेत्रों से सीरियाई शरणार्थियों का निवास रद्द करने की कार्रवाई शुरू की। कुछ डेनिश सीरियाई स्वेच्छा से लौटने पर विचार करने लगे, जबकि सरकार प्रति व्यक्ति करीब $48,000 का प्रत्यावर्तन अनुदान देकर दरवाजा खोल रही है। डेनमार्क के हजारों शरणार्थियों के लिए यह स्थायी अनिश्चितता की स्थिति है। फिर मुख्य बिंदु 2018 का बस्ती पैकेज। आधिकारिक नाम एक डेनमार्क बिना समानांतर समाज। यह उन इलाकों को निशाना बनाता है जहां गैर पश्चिमी प्रवासी और उनके वंशज 50% से अधिक निवासी हैं, और जहां अपराध दर ऊंची, शिक्षा स्तर निचला और आय राष्ट्रीय औसत से कम है। किसी क्षेत्र को नामित करने के बाद राज्य सामाजिक आवास तोड़कर जनांकिक मिश्रण बदल सकता है, लेकिन सबसे विवादास्पद प्रावधान बच्चों से जुड़ा है। इन क्षेत्रों के 1 वर्ष से टॉडलर्स को डेनिश भाषा और मूल्यों पर आधारित डेकेयर सप्ताह में कम से कम 25 घंटे अनिवार्य रूप से जाना होगा। परिवार अनुपालन न करें तो बाल लाभ खो देंगे। और 2025 से लाभ पर आश्रित शरणार्थियों को सप्ताह में 37 घंटे कार्य अनिवार्यता, जिसमें अनिवार्य इंटर्नशिप और भाषा प्रशिक्षण शामिल। यह राज्य की पूर्ण आर्थिक शक्ति से समर्थित जबरन आत्मसात है। यदि स्वीडन यू टर्न है तो डेनमार्क ईंट की दीवार है। लेकिन दक्षिण में और कठिन है, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस ने केवल सीमाएं नहीं खड़ी की, बल्कि अपने शहरों के वैचारिक ढांचे पर भी हमला किया। 5 नवंबर 2025 को जर्मन गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोर ने मुस्लिम इंटरैक्टिव संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। अधिकारियों ने हैम्बर्ग में 7 और बर्लिन में 12 संपत्तियों पर भोर से पहले छापे मारे, संपत्तियां जब्त की, वेबसाइटें बंद की। 2020 में स्थापित इस समूह ने टिकटॉक और यूट्यूब पर हजारों अनुयायियों के साथ आकर्षक सोशल मीडिया उपस्थिति बनाई थी, और 2024 की शुरुआत में हैम्बर्ग प्रदर्शन में 10,000 समर्थक जुटाए थे, जहां नारे थे, कैलिफेट समाधान है। डोर ने बिना माफी के कहा, हम कानून की पूर्ण शक्ति से जवाब देंगे जो हमारे रास्तों पर आक्रामक रूप से कैलिफेट की मांग करता है, इजराइल और यहूदियों के प्रति असहनीय तरीके से घृणा भड़काता है और महिलाओं व अल्पसंख्यकों के अधिकारों का तिरस्कार करता है। हैम्बर्ग के गृह राज्य मंत्री ने इसे आधुनिक टिकटॉक इस्लामवाद के खिलाफ प्रहार बताया। यह बर्लिन के पिछले गृह मंत्री द्वारा जुलाई 2024 में इस्लामिक सेंट्रम हैम्बर्ग पर प्रतिबंध के ठीक 1 वर्ष बाद आया, जो ईरान के सर्वोच्च नेता से कथित संबंधों और हिजबुल्लाह समर्थन के कारण लगाया गया था। 2 बैंड, 2 संगठन डिसमेंटल्ड, दोनों उन ढांचों को निशाना बनाते हैं जिन्हें जर्मन अधिकारी संघीय गृह मंत्रालय की भाषा में संविधान के स्थायी शत्रु बनाने की कोशिश मानते थे। यह वह हिस्सा है जिसने जर्मन दृष्टिकोण को चुपचाप पुनर्परिभाषित किया। प्रतिबंध आतंकवाद के विशिष्ट कृत्यों की प्रतिक्रिया नहीं थे, वे पूर्व एम्प्टिव थे। कुछ कानूनी विद्वान अब इसे पूर्व अपराध प्रवर्तन कहते हैं। जर्मन अधिकारी अब कट्टरपंथी संगठनों के हिंसा करने का इंतजार नहीं करते। वे उन ढांचों को नष्ट कर रहे हैं जिनके घोषित उद्देश्य सरकार की राय में संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करते थे। फ्रांस ने इसी तर्क को कानून में ढाला। 2020 में शिक्षक सैमुअल पाटी के सिर काटे जाने के बाद, जब उन्होंने कक्षा में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया, फ्रांसीसी राज्य ने अलगाववाद विरोधी कानून पारित किया। यह अलगाववाद बढ़ाने वाले धार्मिक संगठनों को भंग करने, कट्टर मस्जिदों को बंद करने और आतंकवाद में दोषी दोहरे नागरिकों की नागरिकता छीनने की अनुमति देता है। रिपब्लिकन कानून में निहित संदेश स्पष्ट है, गणतंत्र के प्रति निष्ठा अटूट है। लैसिक के सिद्धांत पर बने देश के लिए, राज्य की सख्त धर्मनिरपेक्ष तटस्थता के लिए पार्टी के बाद का समय संवैधानिक लेखा जोखा था। सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि दशकों की सुविधा ने एकीकरण नहीं बल्कि समानांतर ढांचा पैदा किया, जिसे गणतंत्र अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए उसने सुविधा देना बंद कर दिया। यहां तक कि आयरलैंड ऐतिहासिक रूप से यूरोप के सबसे खुले देशों में से एक
ने नवंबर 2023 के डबलिन दंगों के बाद रुख सख्त कर दिया। आयरिश सरकार ने 2024 में 2000 से अधिक निर्वासन आदेश जारी किए और बेलफास्ट पिछला दरवाजा बंद करना शुरू किया, वह मार्ग जिससे प्रवासी पहले ब्रिटेन में प्रवेश करते फिर खुले सीमा से आयरलैंड में आ जाते थे। शरद 2025 के यूरोबैरोमीटर आंकड़ों ने दिखाया कि जनमत कितनी तेजी से बदल रहा था। आयरलैंड में प्रवास को लेकर चिंता मात्र 6 महीनों में 8 अंक बढ़ गई, जो यूरोपीय संघ औसत से काफी ऊपर थी। तो हम यहां कैसे पहुंचे? वर्षों तक समानांतर समाज उन जगहों पर जड़ें जमाते गए जहां एकीकरण रुका। अलग बस्तियों, सांस्कृतिक टकराव और ऐसे क्षेत्रों पर चिंताएं बढ़ीं जहां राज्य सत्ता गौण लगती थी। फिर पार्टी आए, फिर यूरोपीय शहरों में हमलों की लहरें आईं। फिर धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि कल्याण, राज्य और अनियंत्रित प्रवास एक ही बैलेंस शीट पर नहीं रह सकते। राजनीतिक वामपंथ को खासकर विकल्प का सामना करना पड़ा। कामकाजी वर्ग के मतदाताओं को चरम दक्षिणपंथियों को गंवाना या प्रतिबंधात्मक नीति अपनाकर उसे सामाजिक सामंजस्य की भाषा में पेश करना। फ्रेडरिक्सन ने दूसरा विकल्प चुना। स्वीडन के ठिडो गठबंधन ने भी यही किया। बर्लिन और पेरिस ने भी तेजी से यही रुख अपनाया। और यहां कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि जबकि यूरोप बाहर दीवारें बना रहा था, अंदर कुछ और बड़ा टूट रहा था। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं और वैश्विक तस्वीर में वास्तव में क्या बदल रहा है समझना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आ रहा है वह हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। वह हिस्सा जो मुस्लिम जगत के अंदर ही हो रहा है, और यही वह हिस्सा है जो अधिग्रहण कथा को हमेशा के लिए चुपचाप तोड़ देता है। अब ईरान पर विचार करें। इस्लामी गणराज्य दावा करता है कि उसकी आबादी 99.5% मुस्लिम है। राज्य धर्मतंत्र पर बना, संविधान धार्मिक है, शिक्षा प्रणाली धार्मिक है, कानूनी संहिता धार्मिक है, सार्वजनिक जीवन किसी न किसी रूप में धार्मिक प्राधिकार द्वारा नियंत्रित है, या कम से कम यही आधिकारिक तस्वीर है। फिर भी जून 2024 में ईरान में दृष्टिकोणों का विश्लेषण और मापन करने वाले समूह GMAN ने देश के अंदर सिबरान 16 ईरानियों का सर्वेक्षण किया, साक्षर वयस्क आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारित। निष्कर्ष असाधारण थे। 70% ईरानी इस्लामी संविधान का विरोध करते हैं, केवल 20% इसके पक्ष में हैं। 59% लोकतांत्रिक व्यवस्था, 26% धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, 21% संवैधानिक राजतंत्र और कुछ संघीय ढांचा चाहते हैं। 1969 क्रांति व सर्वोच्च नेता के सिद्धांतों का समर्थन 1800% से 11% गिरा है। 40% मानते हैं कि किसी भी सार्थक सुधार हेतु शासन परिवर्तन अनिवार्य है। 4.5 दशक तक विचारधारा निर्यात ने प्रॉक्सी पालने और इस्लामी शासन पर दुनिया को व्याख्यान देने वाले उस देश की जनता बंद दरवाजों के पीछे ही अब आगे बढ़ चुकी है। आंशिक रूप से नहीं, मामूली रूप से नहीं, निर्णायक रूप से। 2022 में महासा अमीनी की मौत के बाद फूट पड़ा महिला जीवन स्वतंत्रता विद्रोह ने केवल सड़क प्रदर्शन नहीं छेड़े, इसने कुछ ऐसा तेज किया जो पहले से उबल रहा था। धर्मतंत्रीय शासन की पीढ़ीगत अस्वीकृति, खासकर युवाओं, शिक्षितों और शहरी लोगों में। शोधकर्ताओं ने उसके बाद के वर्षों में ईरानी इंटरनेट उपयोग का अध्ययन करते हुए एक ऐसी घटना दर्ज की जिसका क्लेरिक्स के पास कोई जवाब नहीं था। करोड़ों ईरानियों ने फिल्टर बाईपास करने VPN इस्तेमाल किया। वे सिर्फ मनोरंजन नहीं, धर्मत्यागी साहित्य, पूर्व मुस्लिम मौलवी बहसें और शासन विरोधी टेलीग्राम सामग्री देख रहे थे। 2025 के ईरान इजराइल युद्ध ने असहमति और बढ़ाई। राज्य ने राष्ट्रीय रक्षा पर आबादी को एकजुट करना चाहा, मगर लोगों ने देश की रक्षा को शासन की रक्षा से मिलाने से इनकार किया। गैमन के आंकड़े अपवाद नहीं हैं। साइफन जैसे VPN नेटवर्क की मदद से कई सर्वेक्षणों में इसकी पुष्टि हुई है, जो ईरानियों को राज्य सेंसरशिप बाईपास करने और बिना रिटेलिएशन के डर के ईमानदारी से जवाब देने की अनुमति देते हैं। कुछ आलोचकों ने गैमन के पोलिंग पर पद्धतिगत सवाल उठाए हैं और वे बहस वास्तविक हैं, लेकिन व्यापक पैटर्न, युवाओं का क्लेरिकल प्राधिकार से अलगाव, मस्जिद उपस्थिति में भारी गिरावट और भूमिगत धर्मत्याग आंदोलन, एक पूरी पीढ़ी की दृश्यमान धर्मनिरपेक्ष भूख स्वतंत्र पत्रकारों, अकादमिक शोधकर्ताओं और यहां तक कि ईरान के अपने राज्य मीडिया द्वारा दर्ज की गई है जब वे अचंभे में पकड़े जाते हैं। धर्मतंत्र अभी भी बंदूकें नियंत्रित करता है, वह दिमागों को नियंत्रित नहीं करता, और जो ईरान में हो रहा है वह अलग थलग नहीं है। यहां तक कि सऊदी अरब
जिसे लंबे समय से सुन्नी धार्मिक प्राधिकार की अटल आधारशिला माना जाता था, बदल रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की विजन 23 सुधारों के तहत धार्मिक पुलिस को सीमित किया गया है। सिनेमा, संगीत समारोह वापस। निजी सर्वे बताते हैं कि 15-25% सऊदी युवा चुपचाप गैर धार्मिक हैं, जो पहले अकल्पनीय था। सार्वजनिक अस्वीकृति आज भी खतरनाक है, पर मुस्लिम जगत में इंटरनेट ने सब बदल दिया। 14 शताब्दियों तक आस्था का संचरण कड़ाई से नियंत्रित था। सवाल करना शारीरिक रूप से खतरनाक था। स्मार्टफोन ने यह सीमा तोड़ दी। जो ईसाई धर्म सदियों में गुजरा, सुधार, प्रबोधन, तर्क और विज्ञान के साथ लंबा तर्क अब दशकों में सामना कर रहा है। संकुचित, त्वरित, एक ऐसी तकनीक द्वारा खुले में लाया गया जिसे किसी क्लेरिकल प्राधिकार ने डिजाइन नहीं किया और कोई भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। उत्तर अमेरिका के पूर्व मुसलमान संगठन, जिसे EXMNA कहा जाता है, ने बदलाव को विस्तार से दर्ज किया है। उनके आंकड़ों के अनुसार 78% जिन्होंने इस्लाम छोड़ा, उनके पहले गंभीर संदेह डिजिटल स्थानों से जुड़े हैं। सबरेडिट RX मुस्लिम के अब 4 लाख से अधिक सदस्य हैं। हदीस विरोधाभास, ऐतिहासिक आलोचनाएं, वैज्ञानिक आपत्तियां, महिलाओं के अधिकारों और दास्ता और धर्म त्याग पर बहस, यह सब अब उन जगहों पर खुलकर चर्चा की जाती है जहां कोई सरकार पूरी तरह सेंसर नहीं कर सकती। प्रस्थान का चालक। EXMNA के अपने सर्वेक्षण के अनुसार 58% ने मानवाधिकारों के टकराव का हवाला दिया, खासकर महिलाओं और LGBTQ व्यक्तियों के उपचार का। 28% ने विज्ञान के टकराव का हवाला दिया। उन प्रतिशतों में से हर एक के पीछे एक व्यक्तिगत कहानी है। तेहरान में एक युवती रात 2 बजे अपने फोन पर अनुवादित दर्शन पढ़ रही है। काहिरा में एक कॉलेज छात्र तुलनात्मक धर्म मंच ढूंढ रहा है और कभी भी निश्चितता में पूरी तरह नहीं लौटा। बर्लिन या लंदन या टोरंटो में एक डायस्पोरा किशोरी अपने माता पिता के जवाब न दे पाने वाले सवाल उठा रही है और ऑनलाइन समुदाय ढूंढ रही है जो न केवल सवालों को वैधता देते हैं बल्कि जवाब भी देते हैं। यह तंत्र है। इसके लिए खुला धर्म त्याग जरूरी नहीं। स्मार्टफोन व जिज्ञासा से अलगाव चुपचाप होता है, परिवार को एहसास होने से बहुत पहले। प्यू रिसर्च के अनुसार 24% अमेरिकी मुस्लिम पल्ले वयस्क अब आस्थाहीन हैं, 24% अमेरिकी मुस्लिम धर्मांतरित हैं, पर आबादी पर धार्मिक बदलाव का शुद्ध प्रभाव शून्य है। अध्ययन। 50-70% अमेरिकी धर्मांतरित कुछ वर्षों में कमजोर समर्थन व बाधाओं से आस्था छोड़ देते हैं। यह वह हिस्सा है जिसे अधिग्रहण कथा पूरी तरह चूक गई। ढांचे ने माना कि धार्मिक पहचान स्थिर थी, कि 2000 में जन्मा मुसलमान 2030 में मुसलमान होगा, कि जनांकिक अनुमान वर्तमान आबादी को आगे बढ़ाकर गुणा कर सकते थे। ढांचे ने कठोर धार्मिक प्रणालियों पर अनियंत्रित सूचना पहुंच के संक्षारक प्रभाव को कम आंका। सत्य पर क्लेरिकल एकाधिकार को केवल चुनौती नहीं दी गई, उसे पीछे छोड़ दिया गया। और फिर जनांकिक कहानी खुद है। हाँ, इस्लाम दुनिया में सबसे तेज बढ़ता प्रमुख धर्म है। प्यू रिसर्च ने अपने जून 2025 अपडेट में पुष्टि की कि वैश्विक मुस्लिम आबादी 2010 और 2020 के बीच 21% बढ़ी, 1.7 अरब से 2 अरब। बाकी दुनिया की वृद्धि दर से दोगुनी। लेकिन यहां वह हेडलाइन संख्या क्या छिपाती है? वह वृद्धि कम महिला शिक्षा और उच्च प्रजनन दर वाले क्षेत्रों में केंद्रित है, खासकर उप सहारा अफ्रीका, जहां औसत मुस्लिम महिला के करीब 3.1 बच्चे हैं। जिस क्षण उन क्षेत्रों में महिलाओं को स्कूली शिक्षा, गर्भ निरोधक स्वायत्तता मिलती है, प्रजनन दर 1 या 2 पीढ़ियों में राष्ट्रीय औसत की ओर गिर जाती है। हमने यह पैटर्न बार बार देश दर देश देखा है। ईरान की अपनी प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है। ट्यूनीशिया और तुर्की यूरोपीय मानदंडों के करीब हैं। यहां तक कि रूढ़िवादी सऊदी अरब में औसत महिला के अब मुश्किल से 2 बच्चे हैं। मुस्लिम जनसांख्यिकी ये उछाल क्षणिक है, आस्था का स्थायी गुण नहीं। यूरोप व उत्तरी अमेरिका में मुस्लिम आबादी वृद्धि मुख्य रूप से प्रवास से प्रेरित है, दूसरी तीसरी पीढ़ी की उच्च जन्म दर से नहीं। यह पैटर्न हर अध्ययन में दोहराता है। तीसरी पीढ़ी तक अभिसरण होता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में मुस्लिम परिवारों की प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से लगभग अप्रभेद्य है। यहाँ तक कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के केंद्र में, जहाँ दुनिया के अधिकांश मुसलमान वास्तव में रहते हैं, प्रजनन दर गिर रही है। इंडोनेशिया, पृथ्वी पर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश,
ने पिछले 40 वर्षों में अपनी प्रजनन दर में करीब आधे की गिरावट देखी है। अधिग्रहण जनांकिक, जिसने 20 वर्षों की सुर्खियां और 100 यूट्यूब चैनल चलाए, एक स्नैपशॉट था, नियति नहीं। इसने उन स्थितियों को माना जो पहले से अनरेवल होने लगी हैं। प्रजनन लाभ हटाएं, प्रवास पाइपलाइन धीमी करें, धर्म त्याग और अलगाव के माध्यम से मूक शरण को शामिल करें और जनांकिक वक्र नाटकीय रूप से सपाट हो जाता है। वह नक्शा जिस पर अधिग्रहण कथा निर्भर थी, वास्तविक समय में फिर से लिखा जा रहा है। तो हमारे पास वास्तव में क्या है? पश्चिम जाग चुका है। वे राष्ट्र जो कभी असहिष्णु कहलाने से डरते थे, अब खुलकर सांस्कृतिक सामंजस्य, कल्याण, स्थिरता और राष्ट्रीय पहचान को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड ने दिखाया है कि सबसे उदार समाज भी रुख मोड़ सकते हैं जब असफल एकीकरण की लागत नजरअंदाज करना असंभव हो जाए। इसी समय इस्लाम की आंतरिक नींव उसी तकनीक से क्षरित हो रही है जो एक समय इसके प्रसार को सशक्त लगती थी। स्मार्टफोन वह कर रहे हैं जो 14 शताब्दियों की बहस कभी नहीं कर सकी। अंतर्विरोधों को उजागर करना, विकल्प पेश करना और व्यक्तियों को तत्काल सामाजिक विनाश के बिना सवाल करने के लिए निजी स्थान देना। सत्य पर क्लेरिकल एकाधिकार टूटा। इस्लाम के 2 अरब लोग गहरी आस्था रखते हैं। सवाल है, क्या आबाद विस्तार, जनांकिक अनिवार्यता व सांस्कृतिक प्रभुत्व का युग खत्म हो चुका है? आंकड़े हां कहते हैं। दीवारें खड़ी हैं, सवाल उठ रहे हैं। अधिग्रहण कथा को बचाने वाला मौन टूटा, वह कहानी गलत थी। आंकड़े वर्षों से यही बता रहे हैं, दुनिया अब सुन रही है। आपकी क्या राय है? क्या अधिग्रहण वास्तविक था या केवल एक कहानी जब तक संख्याएं नहीं देखी गईं? कमेंट में बताएं। ऐसे और डेटा आधारित विश्लेषण हेतु फॉल ऑफ नेशंस सब्सक्राइब करें। अगला पतन राजनीतिक, जनांकिक, वैचारिक लिखा जा रहा है, हम उसे बस पढ़ रहे हैं।